आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धन निष्कासन का सिद्धांत। भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत। भारत से धन निष्कासन लगभग 1000 साल तक होता रहा। जब 8वीं शताब्दी ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था जो भारत से धन लूटकर अफगानिस्तान ले गया और अंग्रेज जाति अंतिम शक्ति थी जो भारत से बड़ी मात्रा में धन का निष्कासन करने में सफल रही। भारत पर पाश्चात्य देशों के आक्रमण तो सिकंदर से पूर्व भी होते रहे थे, किंतु उनके प्रभाव जो थे वो बहुत ही सीमित थे और उनसे भारत से धन का विशेष निष्कासन नहीं हुआ। सिकंदर और उसके बाद के आक्रमणों में भी धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो अत्यंत सीमित मात्रा में ही संभव हो सका। शक, कुषाण और हूण इन आक्रमणकारियों ने भारत में ही अपने शासन स्थापित किए, इसलिए वे भारत से धन निकालकर बाहर नहीं ले गए। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जब सिंध पर इसने आक्रमण किया और यहां से जो सिलसिला आरंभ होकर वह 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण तक जारी रहा। इस 1000 वर्षों से भी अधिक लंबे समय तक चले इस दौर में उत्तर भारत और पश्चिम भारत से अपार धन संपदा लूटी गई। फिर भी इन आक्रमणों का धन का निष्कासन उतना अधिक नहीं हुआ जितना कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के आरंभ से लेकर हुआ था और वह 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश ताज के राज्य की समाप्ति के बाद समाप्त हुआ। तो कह सकते हैं कि भारत में जो धन निष्कासन हुआ भारत से विदेशी राज्यों की ओर उस मुख्य रूप से 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू होकर और ये 1947 तक अनवरत चलता रहा। जब देश आजाद हुआ तब जाकर भारत का यह धन निष्कासन रुका। मार्को पोलो एक इटली का निवासी था और एक यात्री था। उसने भारत को एशिया का मुख्य बाजार कहा। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने भारत की आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हुए उसने लिखा है कि भारत एक अथाह गड्ढा है। इसमें संसार का अधिकांश सोना और चांदी चारों तरफ से अनेक रास्तों से आकर जमा होता है और भारत जो है वो मिस्र से भी अधिक जो है वो धनी देश है। 20वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक दशा के बारे में एक इतिहासकार ने लिखा है कि 20वीं सदी के आरंभ में लगभग 10 करोड़ व्यक्ति ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें कभी किसी समय भी पेट भर अनाज नहीं मिलता। इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज भारत को पूरी तरह से खोखला कर चुके थे। अब इसका मुख्य कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या कहें ब्रिटिश ताज के द्वारा, दोनों के द्वारा मचाई गई लूट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया और 1765 में शाह आलम द्वितीय के द्वारा उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिले और उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर 19वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों तक पूरे भारत को अपने चंगुल में ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शिकंजा कसे जाने से पूर्व भारत में उद्योग, कृषि और निर्यात की दशा जो थी वो संतोषजनक थी। ढाका का मलमल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। हीरे जवाहरात, गर्म मसाले, श्रृंगार प्रसाधन,
हाथी के दांत की कलात्मक वस्तुएं, सुगंधित तेल, रेशम का कपड़ा विदेशों को निर्यात किए जाते थे। कंपनी के द्वारा जब देश पर शिकंजा कस लिया जाया गया और भारत के ग्रामीणों और उद्योग धंधों की स्थिति वहीं से खराब होने लगी। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने लगे और कंपनी के द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण भारत से तैयार उत्पाद के स्थान पर कच्चा माल लंकाशायर और मैनचेस्टर की मिलों को जाने लगा। व्यापार में कमाए गए लाभ और बंगाल की दीवानी से अर्जित किया गया राजस्व तेजी से देश के बाहर जाने लगा। 1767 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया को निर्देश दिया कि वह प्रतिवर्ष रानी की सरकार को, यानी रानी एलिजाबेथ की सरकार को 4 लाख पाउंड दे। इसी समय जॉर्ज सुलियन ने भारत की ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए कहा कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है कि जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है और टेम्स के किनारों पर जाकर उन्हें निचोड़ देती है। बात करें भारत से धन निष्कासन अथवा धर्म के बहिर्गमन की सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं और इस सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को किया, वो भी लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में। इसमें दादा भाई नौरोजी ने यह कहा कि ब्रिटेन अपने शासन की कीमत पर भारत की संपदा को छीन रहा है और भारत में वसूल किए गए राजस्व का 1/4 भाग भारत से बाहर चला जाता है। भारत का रक्त निरंतर निचोड़ा जा रहा है। महादेव गोविंद रनाडे ने भी 1872 में अपने भाषण में कहा कि भारत की राष्ट्रीय आय के 1/3 से अधिक ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी न किसी रूप में ले लिया जाता है। आरसी दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारत में हो रही धन निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी भी देश में आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक शोध ग्रंथ में लिखा है, जिसकी कुछ बातें हैं जैसे कि धन निष्कासन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल की इंग्लैंड में स्थानांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक और भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। दूसरा था धन सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो था वो ब्रिटिश प्रशासनिक, सैनिक और रेलवे अधिकारियों को वेतन देना, आय व बचत के एक भाग को इंग्लैंड भेजना, अंग्रेज अधिकारियों की पेंशन और अवकाश भत्तों को इंग्लैंड में भुगतान करना था। धन का निष्कासन ही भारत की निर्धनता का मुख्य कारण था। अगर बात करें कि भारत से धन निष्कासन का स्वरूप क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत से निकाले गए धन की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी अनेक विद्वानों ने अलग अलग आंकड़े दिए, जैसे कि बंगाल में प्राप्त होने वाले राजस्व के विवरण के अनुसार कंपनी ने 1765 से 71 में उन्होंने 1 करोड़ लगभग 2 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और इनमें से 90 लाख खत्म कर दिए और शेष 1 करोड़ 10 लाख पाउंड जो है उसका सामान उन्होंने
इंग्लैंड भेज दिया। विलियम डिग्बी ने 1757 से 1815 तक ये बताया कि भारत से 50 से 100 करोड़ पाउंड की राशि इंग्लैंड भेजी गई। इसी प्रकार 1828 में मार्टिन मॉन्टगोमरी ने इस निर्गम का अनुमान 30,000 मिलियन पाउंड प्रतिवर्ष की दर से लगाया। इसी प्रकार जॉर्ज विंसेंट जैसे लोगों ने भी 1859 में एक अनुमान लगाया कि 34 से लेकर 1851 तक भारत से लगभग 42,21,611 पाउंड धन का निष्कासन भारत से हुआ। भारत को कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तांतरण से संबंधित वे चीन के साथ हुए युद्धों का खर्च, लंदन में इंडिया ऑफिस के खर्च, भारतीय सेना के रेजिमेंटों के प्रशिक्षण का खर्च, चीन और फारस में इंग्लैंड के राजनीतिक मिशनों पर खर्च, इंग्लैंड से भारत की टेलीग्राफ लाइनों के संपूर्ण खर्च जो है वो भारत को ही चुकाने पड़े। इस कारण भारत पर 1850 से 51 में 5.5 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार 1857 की क्रांति के विद्रोह को दबाने में 47 करोड़ रुपए खर्च हुए। कंपनी ने इस राशि को भारत पर कर्ज माना। इसीलिए दादा भाई नौरोजी, सी आर दत्त जैसे राष्ट्रवादियों ने 1883 से लेकर 1892 तक के 10 वर्षों में भारत से इंग्लैंड भेजी जाने वाली राशि 359 करोड़ बताई। इन सब आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद अर्थशास्त्री इस नतीजे पहुंचते हैं कि 1834 से लेकर 1924 तक के 90 वर्ष की अवधि में भारत से इंग्लैंड 394 से 591 मिलियन पाउंड की राशि इंग्लैंड भेजी। अब बात इस पर करते हैं कि इस सिद्धांत से या इस धन के निष्कासन से भारत पर परिणाम क्या। तो 1765 से लेकर 1947 तक भारत से भारी परिमाण में किए गए धन निष्कासन से कई बुरे परिणाम भी हुए। 1939-40 में भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार का 1200 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जबकि 1850 और 51 में यह कर्ज केवल 5-5.5 करोड़ लगभग था। दूसरा है कि कर्ज बढ़ने से भारतीयों पर करों का बोझ बढ़ा। भारत का यह कर प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक था। इससे भारतीयों का जीवन स्तर जो है वो निरंतर नीचे गिरता चला गया। देश में दरिद्रता बढ़ने से बार बार अकाल पड़ने लगे, जिससे हजारों लोग मरने लगे। इन एक अनुमान के अनुसार कुल अकालों में भारत के 2,85,00,000 लोग मरे। इसी सिद्धांत के कारण भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई, जिससे देश में गहरा आर्थिक संकट जो है वो उत्पन्न हुआ। आम भारतीय के मन में अंग्रेज शासन से घृणा उत्पन्न हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलनों को बल मिला। अगर बात करें कि धन निष्कासन के संबंध में भारतीय राष्ट्रीयवादी नेताओं के विचार क्या थे, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को समस्त बुराइयों की जड़ बताया, बुराइयों की बुराई बताया। क्या क्या बुराइयों की जड़? 1905 में उन्होंने कहा था कि धन बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीयों की निर्धनता का मुख्य कारण है। धन निष्कासन के बारे में आरसी दत्त ने कहा है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। परंतु अंग्रेजों के द्वारा लिया गया कर फिर भारत में वर्षा न करके वो इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल को एडन का बगीचा और सोने का खजाना कहता था। उसने एडन के बगीचे को इंग्लैंड वासियों की तरफ से लूटने का काम आरंभ किया, जिसे देखकर स्वयं अंग्रेज अधिकारियों के भी दिल दहल उठे। असम के चीफ कमिश्नर चार्ल्स इलियन ने व्यथित होकर लिखा था कि मैं यह कहने से नहीं हिचकूंगा कि आधे किसान साल भर में कभी यह भी नहीं जानते कि पूरा भोजन किस चिड़िया का नाम है।
यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है कि भारत से 10 करोड़ मनुष्यों की प्रति व्यक्ति आय $5 वार्षिक से भी कम नहीं है। मैकडोनाल्ड कहते हैं कि भारत में 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 3.5 पेंस प्रतिदिन से भी अधिक नहीं है। विलियम हंटर ने 1883 में वायसराय की काउंसिल में कहा था कि सरकार का लगान किसानों और उनके परिवारों के लिए पूरा अन्न भी नहीं छोड़ता है। ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के किसान के समान हृदय द्रवित करने वाला कोई और मनुष्य नहीं है। ऐसा इंग्लैंड के इतिहासकारों ने या इंग्लैंड के विचारकों ने भी यही कहा है। उस समय के आय विशेषज्ञ कोलिन क्लार्क ने अपने विवरण में साक्ष्य के साथ लिखा है कि 1924 ईस्वी के 24-25 ईस्वी के समय संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारतीयों की आय से 5 गुना अधिक थी। इस प्रकार अंत में अगर बात करें, स्वच्छता और स्वास्थ्य का ज्ञान होने पर भी एक भारतीय की आयु औसत आयु जो थी वो 32 वर्ष थी, जबकि पश्चिमी यूरोप के एक व्यक्ति की औसत आयु जो थी वो 60 वर्ष थी। पौष्टिक आहार के अभाव में भारतीय शीघ्र बीमार हो जाते थे और उपचार के अभाव में 32 वर्ष की औसत आयु में ही मर जाते थे। तो ये धन निष्कर्षण का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने 1867 में प्रस्तुत